नमस्कार बच्चों, ये वीडियो एक विशेष वीडियो है जो आपको ट्रिक्स प्रोवाइड कराएगा डी ब्लॉक तत्वों के आंसर को निकालने में। इसको ध्यान से समझिए, पूरा देखिएगा, है अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, यहाँ मैं आपको ट्रिक्स दूंगा जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन बोर्ड के अंदर मिलेंगे। ठीक, सबसे पहली बात, कौन संक्रमण प्रदर्शित करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन आया कि डी ब्लॉक तत्वों के अंदर कौन से तत्व संक्रमणता प्रदर्शित करेंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न आया, कौन से तत्वों के लवण रंगीन होंगे? ये दूसरा प्रश्न आया। तीसरा प्रश्न आया, कौन से तत्वों में अनुचुंबकीय गुण होगा? देख रहे हैं आप, तीन प्रश्न हैं कि कौन संक्रमणता प्रदर्शित करेगा, कौन अपने रंगीन कलर्ड सॉल्ट का निर्माण करेगा, या आयन लवण सॉल्ट के साथ हम आयन भी बोल सकते हैं, और कौन हमारा अनुचुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, कौन। ठीक, अब इन तीनों का आंसर जो आपको निकालना है, सीधा सा एक निकल के रहता है, जिनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं। जिनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं वे सभी संक्रमणता प्रदर्शित करेंगे, उनके लवण रंगीन होंगे, उनके आयन भी रंगीन होंगे, और वे सभी अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन आया Zn+2 Ni+2 Fe+2, ये प्रश्न है। इनमें से कौन से तत्व संक्रमण है, कौन से नहीं। ठीक, अब कैसे पता करेंगे? हमें बहुत अच्छे से पता है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, निकिल का आपका होता है 28 और आयरन का होता है 26 है। ये जिंक हमारा आयन की फॉर्म में, निकिल भी आयन की फॉर्म में, आयरन भी हमारा आयन की फॉर्म में है। ठीक, अब हम इसके इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आसान सी ट्रिक है, हम जानते हैं 4s2 तक हमारा 20 हो जाता है, तो 30 का हुआ हमारा 4s2 3d10। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास में आपको करके बता रहा हूँ। ठीक, अब जिंक का हम ऐसे ही लिखेंगे 4s2 3d10, ऐसे ही लिख लेंगे आप, पहले कंप्लीट। इसका आ जाएगा आपका 4s2 3d8 और इसका आएगा आपका 4s2 3d6। ये हमने 26 का किया, यहाँ 28 का किया, जिंक का भी 30 का किया, जिंक आयन का 30 का, और जिंक का भी 30 का। अब देखिए, ये हमारा जिंक परमाणु है पूरा, ये जिंक आयन है। जिंक आयन होने की वजह से +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से देगा? तीसरे के डी के या चौथे के एस के, 4s में से या 3d में से? ऑब्वियसली है, बाहर जो जाएगा वो बाहर वाली ऑर्बिट से जाएगा, लास्ट सेल में से जाएगा। ये हमारी तीसरी सेल है, ये हमारी चौथी है, तो बाहर से जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से गए, तो Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 4s0 3d10। क्लियर है? सेम
Na+2 ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसके भी आप इस Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 4s0 3d8। Fe+2 इसका बनेगा 4s0 3d6। क्लियर है? अब इतना सा आपको करना है, अब पता चल जाएगी। डी उपकोष भरा हुआ है, डी उपकोष भरा हुआ है, यानी ये कैसे हैं, संक्रमण नहीं है, ये दोनों संक्रमण नहीं है, दोनों का डी उपकोष पूरा है D10। यहां डी उपकोष हमारा D8 लेके चल रहा है, ये D6 लेके चल रहा है, इसका मतलब ये संक्रमण है, ये संक्रमणता प्रदर्शित करेंगे क्योंकि डी उपकोष अपूर्ण है। क्लियर है? अब प्रश्न आया कि निम्न में से कौन किसके लवण रंगीन होंगे, है? इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं रंगहीन। आपको रंगीन यानी कौन कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, कौन कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब देखिए आंसर वही, जिसके डी उपकोष पूरे भरे होते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, अगर D10 हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो वो रहेगा हमारा रंगहीन, दैट इज कलरलेस। उसके आयन और सॉल्ट दोनों कलरलेस होंगे। अब D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 9, अगर 1 से लेकर D में 9 इलेक्ट्रॉन तक रहते हैं तो इसका मतलब वो हमारा किसकी श्रेणी में आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में आएगा और वो संक्रमणता प्रदर्शित करेगा। जब संक्रमणता प्रदर्शित करेगा तो उसके जितने भी आयन और सॉल्ट होंगे वो सब कैसे होंगे, कलर्ड, वो सभी कलर्ड होंगे, निकल जाएगा। अगर इसी एग्जाम्पल में आप अगर देखेंगे तो निकेल और आयरन ये दोनों संक्रमणता प्रदर्शित करते हैं, यानी इनके लवण कैसे होंगे, कलर्ड। क्लियर है? जिंक Zn+2 दोनों ही कंडीशन में संक्रमणता प्रदर्शित नहीं करता, इसीलिए ये रंग भी नहीं प्रदर्शित करेगा। तो Zn+2 लवण कैसे होंगे हमारे, कलरलेस। क्लियर है? तीसरा, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये अनुचुंबकीय रहेगा या प्रतिचुंबकीय, तो आप सीधा सा निकालेंगे डी में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे। ठीक, अब इसमें है D10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हम एंटर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक, अब इसका भी D10 है, इसका भी D10 है। अब यहां पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है? तो यहां आप सीधा सा एक ध्यान रखेंगे कि अनुचुंबकीय किसी भी पदार्थ का अनुचुंबकीय गुण जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित अकेले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, उनका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ेगा और चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से उनके अंदर आपका अनुचुंबकीय गुण बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, एक भी नहीं, तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय नहीं होगी, वो बनेगा हमारा प्रतिचुंबकीय प्रकृति का, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होगा। अब यहां देखें निकेल D8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये Ni+2। अब यहीं पे मैं आपको आयरन का भी दे रहा हूं, आयरन हमारा 3d6, 2 3 4, ठीक, ये D है हमारा D, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका भी डी उपकोष पूरा भरा नहीं है, इसका भी नहीं, इसका मतलब ये संक्रमण है। दूसरी बात, ये कलर्ड कंपाउंड दोनों बना रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसमें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, ये दोनों दिख रहे हैं,
ये तो पेयर बन गई, ये दोनों अनपेयर्ड। अब इसमें देखेंगे, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, अनुचुंबकीय। ये हमारा अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र में ये अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। अब इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा अनुचुंबकीय प्रकृति का हो गया। ठीक, यदि प्रश्न ये आ गया कि इन दोनों में से किसमें अनुचुंबकीय लक्षण ज्यादा रहता है, तो आप कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उनका अनुचुंबकीय गुण बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं, 1 2। इसका मतलब इसका हमारा चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम ज्यादा रहेगा। तो हम कह सकते हैं Fe+2 इज मोर। ये आ गया आपका Ni+2। तो Fe+2 और Ni+2 में अनुचुंबकीय गुण Fe+2 के अंदर ज्यादा रहता है, क्योंकि इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। क्लियर है, समझ में आया? ओके, थैंक यू।